नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नीम हकीम के भरोसे अब विपक्षी दल। नरेंद्र मोदी को हराने का गणित लेकर तो बहुत से लोग घूम रहे हैं, लेकिन किसी के पास जीत का रसायन शास्त्र नहीं है। देश के बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग लंबे अरसे से ये गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा है कि मोदी हारते क्यों नहीं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया कैसे जाए। फिलहाल उन्होंने इस समस्या के हल के लिए कुछ कथित विशेषज्ञों को भी जोड़ लिया है। सब मिलकर अभियान में जुट गए हैं। निराशा धीरे धीरे अब हताशा में बदल रही है, पर अब इसका जिम्मा लाल बुजकड़ों ने भी ले लिया है। वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, तो भाई हराओ ना। खुद को चुनावी रणनीतिकार बताने वाले प्रशांत किशोर ने मुनादी कर दी है कि मोदी को हराया जा सकता है। सारे गैर भाजपा दलों के नेता पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ कैसे, क्योंकि उन्हें तो कुछ रास्ता सूझ ही नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने कोई सुरंग खोद ली है? कोई सुरंग खोद ली है क्या? इसे कहते हैं परस्पर लाभ का संबंध। इस एक वाक्य से प्रशांत किशोर को अगले 2 साल के लिए काम मिल जाएगा और नरेंद्र मोदी विरोधी नेताओं को उम्मीद। कहते ही हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस समय विरोधी दलों की दुनिया प्रशांत किशोर के भरोसे पर टिकी हुई है। उन्हें लग रहा है जिस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी, उसी तरह प्रशांत किशोर उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकता है। अब देखना यह है कि इनका बिल भरता कौन है। राजनीति या जीवन के किसी क्षेत्र में कोई अजर अमर नहीं होता, पर किसी के चाहने से तो कोई खत्म भी नहीं होता। आजादी के बाद से पहले जनसंघ और फिर भाजपा के खिलाफ उसके राजनीतिक विरोधियों के पास एक रेडीमेड फार्मूला था। जब भी भाजपा बढ़ती हुई दिखाई देती थी, सेकुलरिज्म खतरे में है का नारा लगाकर सब एक हो जाते थे। पिछले 8 साल में इस नारे का असर भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया वाला हो गया है। लोग समझ गए हैं कि कोई भेड़िया है ही नहीं, तो वह आएगा कहां से। उन्हें समझ आ गया है कि ये भेड़िया तो दरअसल सेकुलरिज्म ही था, जो भेड़ की शक्ल में घूम रहा था। उसने इस देश की सनातन संस्कृति को हजम करने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में वह सफल भी हो जाता यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बनते। इसलिए मोदी के प्रधानमंत्री बनने की जो लोग केवल भाजपा के सत्ता में आने का रूप में देखते हैं, वे इस परिवर्तन के गूढ़ अर्थ को समझने में विफल हो रहे हैं। किसी पार्टी का सत्ता में आना या न आना एक सामान्य घटना है, पर मोदी का प्रधानमंत्री बनना एक दीर्घकालिक प्रभाव वाली परिघटना है, जो देश को उसके पुराने सांस्कृतिक वैभव की ओर ले जा रही है। क्या यह सामान्य बात नहीं कि दशकों से जिस सेकुलरिज्म को पाल पोस कर रखा गया, सिर्फ 8 साल में उसका कोई नाम लेवा नहीं रह गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसी को सेकुलरिज्म की बात करते हुए किसी ने सुना है क्या? 2014 से पहले देश की राजनीति सेकुलरिज्म बनाम सांप्रदायिकता के खेमे में बांट दी गई थी। परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट थी। हिंदू विरोध एवं मुस्लिम तुष्टीकरण के पैरोकार सेकुलर कहलाते थे, और हिंदू हित की बात करने वाले और तुष्टीकरण का विरोध करने वाले सांप्रदायिक। सेकुलर खेमे वाले अच्छे लोग और सांप्रदायिक खेमे वाले बुरे लोग, इसे लेकर कहीं कोई दुविधा नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने सब बदल दिया। सेकुलरिज्म को ऐसा बना दिया कि इसे तमगे की तरह सीने पर लगाकर घूमने वाले अब उसका नाम लेने में भी शर्माते हैं। आम लोगों का हाल यह है कि जो मोदी कहे वही सही। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए प्रशांत किशोर का फार्मूला है कि 50% से ज्यादा लोग मोदी यानी भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं, और यदि उन्हें एकजुट कर लिया जाए तो मोदी को हराना संभव हो जाएगा।
कुछ समय पहले एक बड़े पत्रकार एंकर प्रशांत किशोर से याचना कर रहे थे कि मोदी को हराने का फार्मूला तो बता दीजिए। दूसरे बड़े बड़े पत्रकार की भविष्यवाणी थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 3 बार वॉक ओवर मिला, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। नतीजा आने के बाद उन्होंने मोदी को हराने का नया फार्मूला देते हुए लिखा कि 50% हिंदू वोट भाजपा को मिलते हैं, यदि उनमें फूट डाल दी जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। तो सारे नीम हकीम भाजपा को हराने का फार्मूला बता रहे हैं। मोदी विरोधी बुद्धिवादियों के वोट से देश में सरकार बनती तो मोदी कब का हार चुके होते। विपक्षी खेमा कोई नेता तक तो तय नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है कि जीतने के बाद तय हो जाएगा। यह असंभव बात नहीं है, पर जरा संभवित विकल्पों पर गौर तो कर लीजिए। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी सामने है। जिम्मेदारी और राहुल गांधी दो परस्पर विरोधी वाले हैं। दोनों परस्पर विरोध वाली बातें हैं। जो पहलवान अखाड़े में उतरने को तैयार न हो, उसके कुश्ती जीतने की संभावना जताने वालों को समझ में कुछ कहना कठिन लग रहा है। दूसरा नाम शरद पवार का है। इन्हीं के शब्दों में कई दशकों से उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने की कोशिश हो रही है। सच जो भी हो, लेकिन प्रवर्तन निर्देशालय ने उनकी पार्टी और परिवार के लिए पनघट की डगर कठिन बना दी है। तीसरा नाम ममता बनर्जी का है। उनके साथ उनके अलावा और कौन आएगा, कहना कठिन है। उन्हें विकल्प बनाने का बीड़ा उठाने वाले प्रशांत किशोर उनके पीछा छुड़ा रहे हैं या ममता उनसे पीछा छुड़ा रही है, ये पता नहीं लग रहा। एक और पहलवान पिछले कुछ महीने से मिट्टी पोतकर अखाड़े में ताल ठोक रहे थे। उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उन्होंने चुप्पी साध ली है। जो लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में सोच रहे हैं, वे अपने जोखिम पर ही ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात केवल नेता की नहीं, सवाल यह है कि क्या मोदी हटाओ या हराओ किसी का दल या दलों का एकमात्र चुनावी नारा हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि मोदी को हराकर आखिर करेंगे क्या। विपक्ष के किसी नेता, पार्टी और उनको जिताने का ठेका लेने वालों के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मोदी को हराने का गणित लेकर बहुत से लोग घूम रहे हैं, लेकिन किसी के पास जीत का रसायन शास्त्र नहीं है। समस्या यह है कि विपक्षी दल इसे समझने को भी तैयार नहीं है। मेरे पास कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय पर ही कहूंगा ताकि गर्म लोहे पर चोट और सटीक लगे। इसके लेखक हैं प्रदीप सिंह। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।